हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डेवऑप्स की फर्स्ट टूल के बारे में। ठीक है। फर्स्ट टूल में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेशन के बारे में। ठीक है। ठीक। पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आने से पहले आईटी सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री कैसे रन होती थी और ऑटोमेशन आने के बाद दोनों में चेंजेस क्या, मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है। इसके लिए हम लोग सपोज करो कि एक कंपनी है जिसने अपना डेटा सेंटर या तो क्लाउड पे रखा हो या तो खुद की ऑन प्रीमिसेस पे हो। ठीक है। हम हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी हो। अब हम लोग ये पहले तो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोमेशन आने से पहले। सपोज करो अगर एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री के 200 सर्वर चल रहे हैं, 200 सर्वर्स हैं। सर्वर्स, ठीक। अगर 200 सर्वर्स को मैनुअली अगर एक इंजीनियर बैठ के एसएसएच लेके अपने खुद के सिस्टम पे अगर एसएसएच लेता है, ठीक है, अगर यहाँ से बैठ के वो क्या करता है, एसएसएच से रिमोटली एक्सेस करता है, तो आपको पता है एक सर्वर को एसएसएच लेने के लिए अबाउट में हमें कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स चाहिए उसको सिर्फ एसएसएच का एक्सेस लेने के बाद। एसएसएच का एक्सेस लेगा। अगर उसको 200 सर्वर्स में से अबाउट 15, 200 सर्वर्स में से अबाउट उसको अगर 15 सर्वर में अगर वेब सर्वर इंस्टॉल करना हो तो मैनुअली ये काफी टाइम लेगा। पहले तो वो एसएसएच वन बाय वन 15 सर्वर का एसएसएच लेगा, उस पर फिर अपाचे सर्वर का पैकेज इंस्टॉल करेगा, सर्विसेज रिस्टार्ट करेगा। ठीक है, तो काफी टाइम लेता है। ये हम लोग बात करें ऑटोमेशन आने से पहले। ठीक है। अब ऑटोमेशन आने के बाद आईटी इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो अगर यही 200 सर्वर, इसमें से अगर 15 सर्वर को हमें 15 सर्वर के ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करना है तो मिनिमम हम लोग अबाउट में 1 और 2 मिनट्स के अंदर हम लोग सभी पे वेब सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है। अब ऑटोमेशन तो आपको पता है डेवऑप्स का टूल होता है। ठीक है। अब आपने मार्केट में सुना होगा कि डेवऑप्स पढ़ने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सबके सबके अंदर सबसे बड़ा डाउट होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आती है तो भी आप डेवऑप्स में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। अगर आप सीखना ही चाहते हो तो आप पाइथन सीख सकते हैं। ठीक है। और हम लोग बात करने जा रहे हैं डेवऑप्स का। ऑटोमेशन का जो डेवऑप्स का टूल है जो मोस्टली इंडस्ट्रीज यूज करती है वो है एंसिबल। ठीक है। ये एंसिबल, ठीक। अब एंसिबल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो होती है यमएल। ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ। यमएल, YAML, इसका फुल फॉर्म होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं ना, बहुत सिंपल उसी केस में ये यूज होती है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है ये। ठीक है। अब लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट एंसिबल के बारे में। ठीक है। देखो, एंसिबल एक ओपन सोर्स टूल है ऑटोमेशन का। ठीक है। लेकिन रिसेंटली अभी रेड हैट ने एंसिबल को परचेज करके और उसको मॉडिफाई करके ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड किया है जिसको हम लोग बोलते हैं एंसिबल टावर। ठीक है। वो जीयूआई है, वो पेड भी है। ठीक है। लेकिन हम लोग जो सीएलआई पे यूज करेंगे ना एंसिबल, वो अभी भी ओपन सोर्स है। ठीक है। ये तो हो गया एंसिबल। हम लोग डीप डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंसिबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी वर्किंग प्रोफाइल कैसी होती है। ठीक है।
तो पहला जो देखो, पहला पॉइंट, अगर एंसिबल की डिफिनेशन की बात करें कि एक्चुअल में एंसिबल होता क्या, तो एंसिबल इज अ ऑटोमेशन टूल और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। हम लोग दोनों चीजें इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन टूल है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है। तो इसमें टास्क ऑटोमेट करने के लिए हम लोग एडॉक कमांड्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे मॉड्यूल्स होती हैं और फिर प्ले बुक्स होती हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसलिए बता दिया कि आपको कुछ आइडिया लग जाए चीजों के बारे में, ठीक है। और सेकेंड स्टेप मैंने बोला था आपको कि एंसिबल YAML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। और ये पुश मैकेनिज्म पे वर्क करता है। इसके बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब लैब करेंगे ना तो चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक। और एंसिबल को एजेंट लेस बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ये हम लोग थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। एक नए डायग्राम से इसको कट करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये तो मेरा डेटा सेंटर हो गया, कहीं पर भी हो, क्लाउड पे हो या ऑन प्रीमिसेस पे। अब हमारे पास ये क्या है, एंसिबल सर्वर, और ये हो गए मेरे इसके नोड्स, जिनको हम ऑटोमेट करेंगे सेंट्रलाइज लोकेशन से बैठ के। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। पहले ठीक, देखो मार्केट में कई सारे ऑटोमेशन टूल है, ठीक है। एंसिबल को एजेंट लेस ही क्यों बोला गया? आप अगर एंसिबल के अलावा कोई अदर जैसे पपेट हो गया ऐसे पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक एजेंट होता है मिडिल में, जो इन नोड्स के बीच, सॉरी, जो आपको एंसिबल सर्वर और एंसिबल के जो नोड्स होते हैं इनके बीच में जो कनेक्टिविटी कराता है, ठीक है, उसको एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसके बारे में बात करें, एंसिबल को छोड़ के जितने भी ऑटोमेशन टूल है, ठीक, तो मिडिल में क्या होता है, एक एजेंट होता है, सेफ में होता है, पपेट में होता है। लेकिन अगर इनकेस हम लोग बात करें एंसिबल में, तो यहां पर कोई भी क्या, कोई भी एजेंट नहीं होता है, ये एजेंट लेस बोला जाता है। मतलब ये क्या कराता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कराता है सर्वर के बीच में, ठीक। मतलब क्लियर कर देते हैं डायग्राम, ये डायरेक्ट इस तरीके से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये हो गया आपका एंसिबल, ये हो गया एंसिबल सर्वर, और ये क्या हो गया आपके नोड्स, नोड 1, सिमिलरली नोड 2, नोड 2, फिर सिमिलरली नोड 3 एंड सो ऑन। ये जैसे, और यहां पर भी लिख देते हैं एंड नोड 4, नोड 5, ठीक है। इसको एजेंट लेस बोला जाता है, ठीक। लेकिन ये, इसको अगर फुल्ली ऑटोमेट करने के लिए ना, हम लोग इसमें एक सर्विस यूज करते हैं, मोस्टली जो हम लोग जानते हैं इसको बोलते हैं SSH। कहीं ना कहीं ये SSH की हेल्प लेके ही टास्क को क्या करता है, ऑटोमेट, ठीक है। हर सर्वर पे मेरा क्या होना चाहिए, SSH प्रॉपरली रन करना चाहिए विद पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के साथ। आपको एंसिबल पढ़ने से पहले ना SSH का कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर होना चाहिए कि SSH को पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के साथ कैसे यूज करते हैं, ओके। इसको एजेंट लेस बोला जाता है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो भी मैं लिख देता हूं आपको, सॉरी। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो होती है हमारी YAML। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यट अनदर, यट यट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज,
ये बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरीके ही। घबराना नहीं कि एंसिबल पढ़ने से पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या बताया था मैंने, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जो आपको सिमिलरली थोड़ा ध्यान रखने हैं, सेकंड पॉइंट ये होता है एजेंटलेस। एजेंटलेस, ठीक, एजेंटलेस होता है। और ये पुश मैकेनिज्म पे वर्क करता है, ये भी याद रखना। इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये जो पॉइंट्स याद रखने जो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल तो याद रह जाते हैं लेकिन इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होता है भूल जाते हैं, ठीक है। ये किस पे वर्क करता है, पुश मैकेनिज्म पे, ठीक है। ये चीजें थोड़ा माइंड में रखना। अगर डाउट हो तो एंसिबल की डेफिनेशन में बोले दे रहा हूँ कि एंसिबल जैसे इंटरव्यू पूछ लेता है व्हाट इज एंसिबल, तो आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो एंसिबल इज अ ऑटोमेशन टूल, और वी कैन आल्सो से इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ओके। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको एंसिबल का ओवरव्यू दिया, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा कि एंसिबल कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है, इसको एजेंट लेस बोला जाता है, ठीक है। और एजेंट लेस बोला जाता है, उसके बावजूद भी ये किस सर्विस को यूज करता है, इंटरव्यू पूछ लेता है एसएसएच। और एसएसएच का आपको डीप नॉलेज होना चाहिए कि एसएसएच पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन के साथ कैसे यूज करते हैं। उसके बाद ये पुश मैकेनिज्म पे वर्क करता है, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में बढ़ने के लिए हम लोग इस पे टास्क ऑटोमेट करने के लिए आप डिस्कस, जो टास्क होते हैं ना, उसको ऑटोमेट करने के लिए हम लोग ऑटोमेट कैसे करते हैं, बस ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको अभी, चीजें पता हो। एंसिबल का इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला होता है एडॉक कमांड्स, ठीक है। इसके बारे में डीपली अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड पे हो गया मॉड्यूल्स, और थर्ड पे आता है आपका प्लेबुक, प्लेबुक्स, ठीक है। देखो एडॉक कमांड्स क्या होता है कि जो सिंपल लाइनेक्स की कमांड्स होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडॉक कमांड्स। ऑटोमेट करने के लिए क्या होगा कि अगर सिंपल लाइनेक्स की कमांड को यूज करते हैं तो उसको एडॉक कमांड्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एट अ टाइम सपोज करो अगर हमें अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है 15 सर्वर पे, ठीक, एट अ टाइम, तो अपाचे सर्वर तो इंस्टॉल कर देगा लेकिन उसके साथ ये उसकी सर्विस रिस्टार्ट नहीं करेगा। सर्विस स्टार्ट करने के लिए हमें सेकेंड टाइम टास्क को क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल सिंगल टास्क को ऑटोमेट करता है। अब मॉड्यूल्स क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूल्स एंसिबल की यमएल लैंग्वेज पे वर्क करता है। ये इसका भी मोस्टली सेम होता है एडॉक कमांड्स की तरीके। ये भी क्या करता है, सिंगल सिंगल टास्क को ऑटोमेट करता है। अगर प्ले बुक को सिंपली समझे, अगर प्ले बुक क्या है, ठीक है, तो प्ले बुक क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्ले बुक मतलब बुक्स, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले बुक। यहाँ पे पता चला, यहाँ पे हम लोग अगर अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते हैं या डीएनएस इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल भी हो जाएगा, इसकी सर्विसेज भी रिस्टार्ट हो जाएंगी, मतलब एक ही साथ कई सारे हम लोग टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इनके बारे में सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि लैब सेटअप कैसे करेंगे। मेन टास्क आता है लैब सेटअप में। लैब लैब सेटअप करने में देखो चीजें तो हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन हम लोगों को कंफ्यूज रहता है कि लैब कैसे सेटअप करें, ठीक है। देखो लैब सेटअप करने के मैं आपको कई सारे तरीके बता दूंगा। जो फर्स्ट होता है, आप अगर आपके पास खुद के हार्डवेयर है, ठीक है, तो हार्डवेयर पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके पास इतने अच्छे रिसोर्स नहीं तो आप वर्चुअलाइजेशन पे कर सकते हैं, जैसे वीएम वर्क स्टेशन हो गया, सॉरी वीएम वीएम वर्क स्टेशन हो गया। और थर्ड तो आपको पता है आपका क्लाउड, क्लाउड ठीक है। आप कहीं कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे हार्डवेयर पे करेंगे तो आपको मिनिमम 3 से 4 हार्डवेयर होने चाहिए। वीएम पे आप कर सकते हैं अगर आपके पास सिंगल पीसी है, अच्छा खासा उसका प्रोसेसर अच्छा है, तो वीएम पे वर्चुअलाइजेशन के हेल्प वर्चुअलाइजेशन पे भी कर सकते हैं। और थर्ड तो आपको पता है क्लाउड, ठीक है। आप ऑटोमेशन कहीं पर भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता कि आप क्लाउड पे ही ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वीएम पे नहीं कर सकते। ऑन प्रीमिसेस में जो सर्वर होते हैं उन पे ऑटोमेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेशन हर जगह किया जा सकता है, ठीक है। और हम लोग देखो डिस्कस करने जा रहे हैं लैब सेटअप ऑफ एंसिबल। इसको काफी डिटेल में देखना, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप एंसिबल की लैब सेटअप कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी एंसिबल के लैब सेटअप करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं अपनी हेडिंग, लैब सेटअप सॉरी ऑफ एंसिबल, ठीक है। लैब सेटअप ऑफ एंसिबल, ठीक। सपोज करो ये आपका हो गया एंसिबल एंसिबल सर्वर, ठीक। मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में डेटा सेंटर चलता कैसे, बिल्कुल प्रॉपर आपको दिखाऊंगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या लगाया, एक सॉरी उसके बाद हमने लगाया एक अपना स्विच। सपोज कर लो इस सिस्को का स्विच लगाया, ठीक ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नोट्स पे प्रॉपर, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तब भी ये चीजें आपको काफी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम 3 सर्वर ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग केबलिंग कर देते हैं इनके बीच, ओके। और ये मेरे क्या हो गए, नोड 1, ठीक। उसके बाद नोड 2 एंड नोड 3, ठीक। और उसके बाद हम लोग प्रॉपर आईपी लिख लेते हैं। अगर आप क्लाउड पे कर रहे हैं ना तो वहां पे प्राइवेट आईपी चूज करिएगा, और आप अगर वीएम या हार्डवेयर पे कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, जो आईपी आपके सर्वर पे चल रही होगी। क्लाउड में कुछ डाउट, काफी डाउट हो जाता है। तो यहाँ पे आईपी हो रही 192.168 सॉरी 192.168.29.1 कर लेते हैं सर्वर पे, सॉरी सेम यहाँ पे भी 192.168.29.2, यहाँ पर 192.168.29.3। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 192.168.29.3, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे कराते हैं, प्रॉपर एंसिबल का सर्वर मतलब सेटअप कैसे रेडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था, आपको फर्स्ट नंबर पे एसएसएच का डीप नॉलेज होना चाहिए, वो भी पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सर्वर पे आए, और सर्वर पे हम लोगों ने क्या किया, पहले तो एसएसएच की सर्विस चेक कर ली सर्वर पे, ठीक है। एसएसएच की सर्विस चेक कर ली। अब स्टेटस कैसे चेक करते हैं, ये देखो हम आपको कमांड्स बता दें, काफी कंफ्यूज ना हो। SYSTEM सिस्टम CTL TL
स्टेटस SSH, ठीक है। यहाँ पे अगर SSH का पैकेज रनिंग में है, ठीक है, तो आपको एक्टिव दिखा देगा सर्विस, ठीक है। अगर SSH की सर्विस नहीं है तो सिंपल सा, अगर आप रेड हैट पे यूज कर रहे हैं ना, तो सिंपल सी एक कमांड होती है yum इंस्टॉल SSH, ठीक है। उसके बाद एस्टिक लगा देना, तो ये क्या कर देगा, सर्विस रिस्टार्ट कर देगा, ठीक। सेम प्रोसेस आपको क्या करना है नोट्स पे भी, नोट्स में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको systemctl est स्टेटस SSH, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, SSH की सर्विस देख लेनी है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो सेम कमांड चला के, अगर आपका देखो फ्लड हो रहा है तो SSH yum इंस्टॉल SSH या DNF होता है। अगर डेबियन पे कर रहे हैं उबंटू पे तो आप DNF कर लेना, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, ये तो नोड 1 पे हो गया, सेम कहाँ पे करेंगे, नोड 2 पे SYSTEM systemctl स्टेटस SSH, और सेम प्रोसेस कहाँ पे करेंगे, नोड 3 पे, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, देखो तीनों पे आपने SSH देख लिया, SSH की सर्विस क्या है, प्रॉपर रनिंग में, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे की जनरेट करेंगे, कीज जनरेट करेंगे, ठीक है। की जनरेट करेंगे, ठीक है। की जनरेट करने के बाद आपको पता है जैसे पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन होते, एक की उठा के सारी नोट्स पे क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करते हैं, अगर आपको एंसिबल कॉन्फ़िगर करना है, आपको पता है इंडस्ट्री में रूट यूजर का एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल यूजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सॉरी, अगर नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं और उस यूजर, सपोज कर लो हमने एक यूजर क्रिएट किया अमन नाम से, ठीक ठीक। अगर एंसिबल कॉन्फ़िगर करते हो तो सेम नाम से यूजर कहाँ पे जाएगा, तीनों जगह सेम नाम से यूजर चलेगा आपका, सर्वर और क्लाइंट पे भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंसिबल आपको पता है ये नॉर्मल यूजर है, ठीक है। और नॉर्मल यूजर से हम लोग बैठ के अगर अपाचे सर्वर की सर्विस कॉन्फ़िगर करें तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको देखो जो लाइनक्स में डीप नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि अगर हमें किसी भी यूजर को vi सूडो में अगर इसकी एंट्री कर देते हैं तो सूडर्स फाइल में हो जाता है, तो काम करना मतलब ऐसा एडमिन यूजर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपने एडमिन यूजर काम तो कर लेगा आप, ठीक है। आपको सेम एंट्री कहाँ पर करनी पड़ेंगे, हर जगह, ये ध्यान रखना, VISUDO, मैं इसीलिए हर प्रॉपर डायग्राम में हर चीज लिखे दे रहा हूँ कि कंफ्यूज ना होना, नहीं तो लैब सेटअप करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी आपको, ठीक है। एक देखो अभी हमने क्या किया, यूजर बनाया, इसको VISUDO के अंदर एंट्री कर दी, ठीक है। देखो VISUDO के अंदर हम लोग नॉर्मल एंट्री करते हैं, देखो एंट्री करने का हम आपको बता दें, इसके अंदर जाओगे, जैसे हमारा अमन नाम का यूजर हमने बनाया, तो अमन करके जिसने भी एंट्री की होगी उसको कुछ कुछ आइडिया होगा, एक ऑल करके स्क्रिप्ट रन करती है, देखो एग्जैक्ट ना जाना क्योंकि एग्जैक्ट तो हम लोग वहां पे देख लेंगे, लेकिन कुछ इस टाइप से क्या होती है कि स्क्रिप्ट रन करती है, ठीक। अगर इस टाइप से हम लोग स्क्रिप्ट रन करते हैं, एंट्री करते हैं ना VISUDO फाइल के अंदर, तो हम सिंगल कमांड फायर करने के बाद वो हमसे पासवर्ड पूछेगा बार बार, किस यूजर का, अमन यूजर का, कि आप ऑथराइज्ड यूजर हैं कि नहीं है, ठीक है। अब देखो सपोज करो आप इंडस्ट्री में सर्वर कॉन्फ़िगर करें, एक कमांड चला है, अगर बार बार पासवर्ड पूछता है ना तो एक इरिटेशन बढ़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फुल ऑटोमेशन नहीं होता। अगर पासवर्ड, सपोज करो आपने अपाचे सर्वर स्टार्ट किया कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद उसकी सर्विस स्टार्ट की, उसने एक बार अपाचे सर्वर
कॉन्फ़िगर करने जाएगा तो आपसे फिर से अमन का पासवर्ड पूछेगा, फिर सर्विस स्टार्ट करेगा फिर से आपसे अमन का पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे टास्क फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था, इनको पता है, अगर नहीं भी पता है ठीक है तो देख लो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेम एंट्री करते हैं, अमन ऑल, ठीक है। मैं इसीलिए सारी चीजें यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपका डाउट लैब करने के टाइम पे डाउट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे नो पास WD लिख देते हैं, ठीक, नो पास WD। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा, तो सिंगल कॉमा और एक सिंगल स्पेस देने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, और अब जब ये फाइल vi sudo के अंदर एंट्री कर देंगे तो बार बार हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना, या तो हम लोग लाइव में दिखाएंगे, बार बार क्या आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। आप इजिली एज ए फुल पावर जैसे रूट को यूज करते हैं वैसे यूज करते हैं, लेकिन आपको हर कमांड से पहले sudo लगाना पड़ेगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। एक बार देखो फिर से चीजें रिवाइज कर देता हूँ। एंसिबल सर्वर कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको SSH की सर्विस रन करनी चाहिए आपके सर्वर और नोड्स सभी पे। उसके बाद हम लोग कीज जनरेट करने के बाद कीज सेंड कर देते हैं जैसे नॉर्मली सेंड करते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा जिसने SSH नहीं पढ़ा होगा। नहीं करते नहीं, अगर आपको डीप नॉलेज है तो लैब करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक अमन नाम का यूजर बनाया। इतना याद रखना, जो जिस नाम से भी यूजर बनाओगे सेम यूजर आपको सारे साइड होना चाहिए, सर्वर, एंसिबल सर्वर और एंसिबल नोड्स पे, ठीक है। उसके बाद vi sudo में हम लोग उस यूजर की एंट्री कर देते हैं, ये भी बताएं क्यों करते हैं, क्योंकि पावर देने के लिए sudo की, ठीक है। और एंट्री कौन सी करेंगे, ये वाली पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, हाँ, नो पास W की, क्योंकि वो बार बार पासवर्ड ना मांगे। ये कॉन्फ़िगरेशन हमें सर्वर साइड और नोड साइड सभी के साइड करनी। उसके बाद हम लोग एंसिबल पे बैठ के क्या करेंगे, एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। देखो ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आता ना तो फिर लैब सेटअप करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी आपको, ठीक है। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं कि एंसिबल सर्वर वर्क कैसे करता है। देखो जब एंसिबल, उसके बाद देखो हम लोग एंसिबल सर्वर पे बैठ के क्या करते हैं, एंसिबल की सर्विस इंस्टॉल कर लेते हैं। एंसिबल इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो मैं स्टेप बता रहा हूँ एंसिबल इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। अब एंसिबल सर्वर और नोड्स के बीच में कनेक्टिविटी कैसे होती है, सर्वर को कैसे पता होता है किस सर्वर की पता, किस सर्वर का हम चाहते हैं कि इन दोनों सर्वर पे ही अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम एंसिबल सर्वर को हिंट या कहीं ना कहीं उसको एंट्री देते हैं सर्वर के नोड्स के बारे में, तभी तो टास्क को ऑटोमेट कर पाता है। तो वो फाइल्स कहाँ होती है, इंटरव्यूअर वो पूछ लेता है, ठीक है। तो वो फाइल्स में भी यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, तो आप ऐसा लगाना विम ETC मतलब विम एडिटर से मैं अगर ओपन करके देखूं तो हमारा एंसिबल के अंदर HOSTS होस्ट नाम की फाइल होती है। जब इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे हम सपोज कर लो हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर नाम से ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप के अंदर हमने क्या किया, अपने नोट्स की IP डाल दी, 29.1, ठीक है। और सेकेंड की हमने डाल दी सेम 192.168.29.2, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप के अंदर सपोज कर लो हमने ग्रुप बनाया OS नाम से इसी के अंदर, और उस ग्रुप में हमने क्या डाल दी 192.168.29.3 दूसरा ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब हमें इन ग्रुप्स के अंदर अगर कुछ काम करना सॉफ्टवेयर ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही OS ग्रुप पे करना तो OS ग्रुप में, मतलब हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरव्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में पता चला मार्केट डिपार्टमेंट अलग चल रहा है, सेल्स अलग चल रहा है, ठीक है। तो उसके और सिंगल यूजर पे भी, मतलब सिंगल सर्वर पे भी ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ग्रुप पे ही कर सकते हैं, सिंगल यूजर्स पे ही कर सकते हैं। उसके बाद एक फाइल होती है हमारी
याद रखना, थोड़ा इसको देख लेना। विम से ही हम लोग ओपन करते हैं ईटीसी के अंदर, एंसिबल के अंदर एंसिबल डॉट सी कॉन्फ नाम से आपको फाइल मिलेगी, ठीक है। सॉरी, कॉन्फ कॉन्टिक, यहाँ पे एक फाइल होती है जो कमेंटेड होती है, इन्वेंटरी, ठीक है। जो फाइल होती है जो कमेंटेड होती है, मैं सिर्फ वही फाइल लिख रहा हूँ। यहाँ पे कई सारी फाइल्स आपको मिलेंगी, तो एंसिबल के अंदर एंसिबल के अंदर एंसिबल होस्ट, मतलब आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, वेल एंड गुड है, लेकिन जब तक आप इस फाइल को अनकमेंट नहीं करोगे तब तक वो इस फाइल को रीड नहीं करेगा। तो हमें इस फाइल के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, या इस तरीके से होगी, अनकमेंट हैश लगाओगे, इसको हैश रिमूव कर देंगे, ओके, ठीक है। बस अब ये क्या करेगा, सर्वर जो इस फाइल में एंट्री गई थी ना पहले वाली होस्ट के अंदर, उस फाइल को रीड करेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंजेस अप्लाई करेगा। एक फाइल और होती है हमारी, ठीक है, रूट यूजर को परमिट, वो उस फाइल को भी क्या कर देंगे, रूट यूजर को परमिट देने के लिए ना उस फाइल को भी हम लोग क्या कर देंगे, अनकमेंट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों देखो, एंसिबल डॉट कॉन्फ के अंदर हमें क्या करना है, इस इन्वेंट्री वाली फाइल को अनकमेंट करना है, एक होस्ट नाम की फाइल होगी उसको भी क्या करना है, अनकमेंट करना है, ठीक है।